देखिए ये हेडिंग सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है, गौण नियम। इसमें सिर्फ इनके नाम लिख लीजिए और मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा, उसको समझ लीजिएगा, अदरवाइज फिर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास भी होनी है हिंदी की ना, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखिए आप लॉ ऑफ एटीट्यूड, लिखिए लॉ ऑफ एटीट्यूड। दृष्टिकोण का नियम, और फिर से वही बात है कि प्लीज इंग्लिश में जरूर लिखें आपको, ठीक है। अभिवृत्ति भी लिख सकते हैं इसको आप, एटीट्यूड को अभिवृत्ति भी कहते हैं हम, ठीक है ना। सेकंड आपका है लॉ ऑफ जरूर लिखें आगे से आप, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, ठीक। देखिए बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक, इसे लिखिए अभिवृत्ति। थर्ड आपका है लॉ ऑफ एनालॉजी, फिर समझेंगे क्या है, सादृश्य बोलते हैं इसको हम। एक आज सेट बना के दिया था आपको ने 10 क्वेश्चंस का, जो यूटेट वाले हैं और आप से जो ग्रुप सी का बैच ज्वाइन किए हुए हैं हिंदी का, तो 10 प्रश्न थे उसमें, किए आप लोगों ने सॉल्व? यस सर। ठीक है, कविता आपने किए? सर अभी नहीं हो पाए थे सर। सर मैं अभी सर रात तक कर दूंगी सर। आई एम सॉरी सर। ओके बेटा, ओके बेटा, कोई बात नहीं। एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है, इससे आप बोल सकते हैं, इस हिंदी इसका देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको दिखता है ना। एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या होती है, जब आपका एक तरफ का अधिगम जो दूसरी जगह काम आ जाए, मतलब प्रीवियस लर्निंग आपकी न्यू लर्निंग में हेल्प कर दे आपको, समझ में आ रहा है, शिफ्ट करना एक स्थान से दूसरे स्थान। एसोसिएट मतलब सहायक, ठीक है। तो जैसे कि आपने साइकिल सीखा हुआ है, अब साइकिल तो आपको आता है, अब आप स्कूटी सीखना चाह रहे हैं, तो साइकिल जो आपने सीखा है, जिस जो आपने बैलेंस बनाना सीखा है साइकिल राइडिंग में, वो बैलेंसिंग आपको आपका स्कूटी की बैलेंसिंग में हेल्प कर देगी, है ना, जैसे तो होता है। तो क्या है कि जो बैलेंसिंग, जो कॉमन जो एरिया है, बैलेंसिंग बाइसाइकिल में भी होती है, बैलेंसिंग स्कूटी में भी होती है, वो जो बैलेंसिंग है वो कॉमन एरिया है, तो क्या होगा, वो एसोसिएटिव एरिया हो गया, जो एसोसिएट कर रहा है आपको स्कूटी सीखने में। शिफ्टिंग मतलब कि आप जो भी आपने नॉलेज लिया था साइकिल चलाने में, वो सारा आपको कहीं ना कहीं मोर और लेस स्कूटी में भी हेल्प कर दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है। हेलो। देखिए अब ये जो 4 लॉज ये दिए हैं आपके, क्या है इनका मतलब और क्यों हम इनको पढ़ें, ये समझ लीजिएगा। नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसके अलावा और भी नियम मिल जाएंगे, है ना, बट बेसिकली हम इनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या है, तो इसको ऐसे समझिए आप कि किसी भी एक परिस्थिति में एक से अधिक रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। क्लियर हो गया? उदाहरण के लिए कोई अंधेरे में जाने से डरता है रात के टाइम पे, और किसी को रात के टाइम पे ही घूमने में मजा आता है। समझ में आ रहा है? हेलो। कोई अगर किसी भी पार्टी में जाता है और वहां पर उसको चिकन का कोई आइटम मिल जाता है, या फिर कहीं की नॉन वेजिटेरियन आइटम मिलता है बना हुआ, तो पार्टी में वो शायद कुछ खाता ही नहीं है। जबकि कोई
अगर पता चलता है उसको कि नॉन वेजिटेरियन आइटम है तो उसके अलावा कुछ और नहीं खाता। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? ये मल्टीपल रिस्पॉन्स मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, एटीट्यूड में तो बताने की जरूरत ही नहीं हो, तो हो जाएगा खुद। मल्टीपल रिस्पॉन्स में होता है कि एक ही अनुक्रिया, एक ही स्टिमुलस के लिए आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सेस होते हैं। अगर घर में पढ़ाई ना करने पर किसी एक बच्चे को उसके पेरेंट्स द्वारा डांटा जाता है, तो कोई बच्चा तो पढ़ाई करना शुरू कर देता है, कोई बच्चा रोना शुरू कर देता है, और कोई बच्चा मतलब किसी प्रकार से गुस्सा दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, चाहे वो ढीठपन कह लीजिए उसको, चाहे कुछ भी कह लीजिए। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? हेलो। क्लास में टीचर द्वारा अगर किसी एक बच्चे का दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है, जैसे टीचर बोलता है कि वर्जिका, तुम्हारे मार्क्स इस बार राहुल से बहुत कम आए हैं, तो हो सकता है कि वो जो वर्तिका है उसके रिस्पॉन्सेस अलग अलग हो सकता है कि जो वर्तिका है वो अब और मेहनत करे राहुल से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हो सकता है वो जो वर्तिका है वो डिमोटिवेट हो जाए और ये मान ले कि मैं राहुल से कभी फर्स्ट आ ही नहीं, आगे आ ही नहीं सकती, कि जैसा कि हम में से कई लोग ऐसा मान लेते हैं कि यार कि इससे तो हम आगे मार्क्स ला ही नहीं सकते। मतलब हम क्या करते हैं ना, हम अपनी क्लास के, पहले हमारी हैबिट हुआ करती थी बचपन में कि हमारी क्लास में जो टॉपर होता था, क्योंकि मैं तो कभी टॉपर रहा नहीं अपनी क्लास का, है ना, तो हमारी क्लास में जब कोई टॉपर होता था हम सोचते हैं कि इसके 80% मार्क्स आए हैं, यार मेरे 70% तो बहुत ही आ गए थे। ऐसा कभी फील आया आपको? आप तो टॉपर रहे होंगे तो अलग बात है, अदरवाइज, है ना। वहीं पर किसी बच्चे में होता है। यस। हाँ यस, देखो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, लिमिट सेट कर लेते हैं कि यार कि हमारे क्लास का टॉपर 80% लाया तो हम इससे ऊपर नहीं ला सकते। ये तो होता है, ये एक तरह का रिस्पॉन्स है। दूसरा ये है, अरे भैया मैं मेहनत करूंगा तो मैं इससे और अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर हो गया? आप जब रनिंग करते हैं तो आपके साथ दौड़ने वालों में एक इंसान ऐसा होता है, एक लड़का ऐसा होता है जो बहुत फास्ट दौड़ रहा होता है, लड़की ऐसी होती है बहुत फास्ट दौड़ रही होती है ना। आप कभी कभी अगर उसके बराबर भी दौड़ लेते हैं, आपको अरे बहुत तेज दौड़ लिया आज मैंने। लेकिन कभी कभी आप सोचते हैं कोई कि अरे इससे मेरे को आगे निकलना है कैसे भी करके। यही कुछ बातें हैं कि हर एक कंडीशन के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई तो परेशानियों में आकर के बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। बड़ा पुराना डायलॉग है वो और बहुत बेकार डायलॉग है ये। आवाज आ रही है किसी की? अपना प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, माइक ऑफ कर लीजिए अपना, है ना। सुने होंगे आप लोग, किसी के सामने जब चैलेंजेस आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो वो हार मान लेता है और सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देता है। और कोई होता है कि वो हार नहीं मानता, लड़ता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उन परेशानियों में वो अपने और अच्छे अच्छे जो स्किल्स होते हैं उनको डेवलप कर लेता है ना। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको ये कह करके रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो कोई बच्चा होता है कि वो अपना कम्युनिकेशन स्किल और इम्प्रूव करके दोबारा जाता है इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए। और कोई बच्चा ऐसा होता है वो फिर ऐसी जॉब में जाने का सोचता ही नहीं है जहां पर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा चाहिए। ठीक, ये सब क्या है आपका मल्टीपल रिस्पॉन्सेज की बात हम कर रहे हैं। अब इसका लर्निंग से क्या संबंध है? लर्निंग से यह संबंध है कि टीचर को यह पता होना चाहिए कि टीचर अगर किसी भी टॉपिक को किसी भी मेथड से पढ़ा रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का रिस्पॉन्स एक जैसा हो। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? अगर टीचर बच्चे से पूछ रहा है कि बताओ हमें वायु कहाँ से मिलती है, और टीचर ने सोच के रखा है कि उत्तर बच्चा देगा कि हमें वायु पेड़ों से मिलती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चा कह सकता है कि वायु हमें पंखे से मिलती है, बच्चा ये कह सकता है कि वायु हमें कूलर से मिलती है, बच्चा ये कह सकता है खिड़की के बाहर से आती है, बच्चा ये भी कह सकता है कि पेड़ों से मिलती है। आ रहा समझ में आपको? हेलो। यस सर। यस सर। तो आई होप कि मल्टीपल रिस्पॉन्स समझ में आपको आया होगा। तो यहाँ पर बस टीचर को ही समझाया जा रहा है कि किसी भी एक कंडीशन के अगेंस्ट बहुत सारे रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, तो टीचर को वो सारे ही रिस्पॉन्सेस क्या क्या हो सकते हैं ये पता
होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो रिस्पॉन्सेज होंगे उसके अगेंस्ट टीचर का जो रिस्पॉन्स होगा वो सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं हम। लॉ ऑफ एटीट्यूड में कह रहा था आपसे मैं कि लॉ ऑफ एटीट्यूड आप जानते हैं कि दृष्टिकोण है भाई, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सब कुछ। ठीक, कुछ बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी होती है, कुछ के अंदर नेगेटिविटी होती है, ये अभिवृत्ति होती है। जिसके अंदर जैसी अभिवृत्ति होगी बच्चा वैसे सीखेगा। जिसके अंदर एक पॉजिटिविटी है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, उसकी जो लर्निंग स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। और जिसके अंदर ये होगा कि मैं नहीं कर सकता, उसकी जो लर्निंग स्पीड होगी वो कंपेरेटिवली कम होगी। इतना सही इसमें है, ज्यादा नहीं है। एनालॉगी की बात करें तो एनालॉगी क्या होती है आप जानते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि जिस प्रकार कुत्ता भौंकता है उसी प्रकार शेर, बताइए, जिस प्रकार, दहाड़ता है दहाड़ता रोज। है। यस, दहाड़ता है। वेरी गुड, तो दिस इज एनालॉगी। जहां पर एनालॉगी क्या हुई, हम दो जानवरों के जो आवाज है उस पर कंपैरिजन कर रहे हैं या उस पर चर्चा कर रहे हैं ना। क्यों? जैसे स्कूटी पेट्रोल से चलती है, वैसे ही जैसे स्कूटी पेट्रोल से चलती है वैसे ही बड़े बड़े ट्रक डैश से चलते हैं। किससे? डीजल से चलते हैं। डीजल से। ठीक है ना, बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये है आपका सादृश्यता। जब दो परिस्थितियों में कुछ समानताएं होती हैं तो उनका लर्निंग और उनका जो टीचिंग है वो थोड़ा इजी बन जाता है। ठीक है, यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर दो परिस्थितियां समान हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को नई परिस्थिति में ढलने में आसानी होगी। अगर आप हल्द्वानी रहे हुए हैं और हल्द्वानी रहने के बाद आप अचानक से बेंगलोर चले जाते हैं तो आपको एडजस्ट करने में दिक्कत आ जाएगी थोड़ी। कल्चर बिल्कुल चेंज है। आप हल्द्वानी रहे हैं और उसके बाद आप देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कल्चर ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसा ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनालॉगी। ठीक है ना। अच्छा, एनालॉगी का जो लॉ है उस पर बेस्ड थॉर्नडाइक ने बाद में एक लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दिया है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, यह है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम त्वरण। ठीक है, ये प्रश्न पूछा सकता है आपसे कि लॉ ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट का संबंध किससे है, तो अधिगम स्थानांतरण से है या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से है। ये भी पूछा सकता है कि आइडेंटिकल एलिमेंट जो आपका लॉ थ्योरी है वो थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है, तो एनालॉगी से संबंधित है। क्लियर हो गया? चलें आगे को बढ़े। यस सर। और जो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है, मैं इसको यहीं और करना चाहूंगा आपसे, बस इतना लिख लीजिएगा इसको आप कि इसी पर बेस्ड जो थ्योरी बनी है वो है आपकी थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। अब आप पढ़ेंगे ना, कल हम थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर तीनों की थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो कल 5 से 7:30 बजे क्लास करने की कोशिश करेंगे कंडीशनिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में, बताओ? अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, कंडीशनिंग बोलते हैं अनुबंधन। कंडीशन रख दी गई है ना कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुमको फिर बाहर जाने दिया जाएगा, है ना। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो ही तुमको लेकर के मार्केट जाया जाएगा, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुमको शादी में नहीं जाने दिया जाएगा। कंडीशन रख दी है, अनुबंध हो चुका है। अनुबंध मतलब जानते होंगे, सुना होगा कई बार अपने हिंदी में, हम बोलते हैं एग्रीमेंट को भी बोलते हैं अनुबंध। एक एग्रीमेंट रख दिया गया, आपके किसी के पास जाकर के रेंट में रहते तो उसने आपसे कंडीशन रख दी है कि आपको 7 बजे घर पहुंचना है ना। 10 बजे बाद आप अलाउ नहीं होंगे आपके इस कमरे में जिसमें जो आपने रेंट में लिया है इसमें
2 से तीसरा आदमी नहीं आएगा रहने के लिए। आप कभी इस रूम में कोई नॉन वेजिटेरियन आइटम नहीं बनाएंगे। जब आप बहुत तेज लाउड स्पीकर जला करके, है ना, शोर शराबा नहीं करेंगे, शराब पी करके नहीं आएंगे, ऐसी कुछ होती ना कंडीशंस। तो वही आपका लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सॉरी, इससे निकल करके आपका थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग आया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं और कल की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और थ्योरीज ऑफ लर्निंग पर हम सेशन लेंगे और देखते हैं कि कितना हमारा वहां कंप्लीट हो पाता है। अगर हो सके तो हम कल ही पूरा करके कल आपको एक टेस्ट सीरीज में दे दूंगा 20-25 क्वेश्चंस की, जिसमें लर्निंग के ही क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, और फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप फिर पूछ सकते हैं, क्योंकि अब सेकंड क्लास का भी टाइम हो रहा है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 7 बज गया होगा ना। ठीक है, बज ही गया है, 2 मिनट है। जिनका जो हिंदी पढ़ रहे हैं, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहें। 2 मिनट का, 3 मिनट का ब्रेक ले लें। 7:05 से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, अभी लिंक भेज देता हूँ। बाकी लोग जो पढ़ाया है आपको उसको देखिए, और मुझे लगता है कि इतना डिस्कशन काफी है समझने के लिए। नहीं समझ में आपको आया होगा तो फिर कल फिर पूछिएगा। सुमन मैम, समझ में आया आपको? रेनू मैम? यस सर, आ जाया समझ में। आज आया समझ में। देखो ऐसे आप इंसल्ट कर दे रहे हो बिल्कुल एकदम। पहले आप थोड़ा सा टेंशन में थे ना उस बीच, तो तब शायद हो सकता है कि, यस सर। है ना, जी जब तक सर। हम, हाँ, जब तक हम, वही बात आ गई ना, रेडीनेस, जब तक रेडी ना हो सीखने के लिए तो नहीं सीख सकते ना। इसलिए तभी तो मैंने रिसर्च आप लोगों का होल्ड कर जी दिया, सर। कि रिसर्च के लिए हमें बहुत समय चाहिए, मतलब अच्छा खासा, मतलब अटेंशन चाहिए। थैंक यू सर, आपने इतना करा, थैंक यू। हाँ, देखो सर मैंने वैसे ये आपको बात, एक दिक्कत होगी, मैं अब तो कहीं जाना नहीं है, वैसे हो चुका है हमारा, चलो ठीक है बट फिर फिर। भी। हाँ कोई नहीं, अब मैं अभी रिसर्च अब नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है मैम। कल फिर जी वेटरडे सर। हो सर एक जाता है क्वेश्चन फिर, था। हाँ, थर्सडे से तो, हाँ बोलो सर बोलो। हाँ बोलो। सर ये प्रकृतिवाद के वो समर्थक कौन कौन थे? यार देखो, प्रकृतिवाद के समर्थक तो बहुत थे, अब मैं बहुतों के नाम तो नहीं ले सकता, फिर भी इन जनरल अगर मैं तो बात करूँ मेन। आपसे, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो, प्रकृतिवाद दिया था रूसो ने। ठीक है, रूसो ने प्रकृतिवाद दिया और उसने ये कहा कि जो भी हम सीखते हैं प्रकृति से सीखते हैं, हमें कोई नहीं सिखाता। कारण ये था कि रूसो जब घर पे थे तो घर पे उनकी माता का देहांत हो चुका था, तो उनकी मौसी, ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, है ना। पिताजी उनके बहुत अच्छे, मतलब नौकरी में नहीं थे, वो सिर्फ एक घर चलाने लायक कमा पाते थे। स्कूल गए तो स्कूल में भी उनको जो टीचर था उसने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया, फीमेल टीचर थी हालांकि। और उसके बाद उन्होंने स्कूल घर छोड़ दिया और फिर जाकर के जंगलों में प्रकृति की गोद में चले गए, वहीं उन्होंने सीखा, देख देख करके हर एक चीज को। ठीक है, चाहे जानवरों को देखा, चाहे पेड़ पौधों को देखा, कुछ भी देखा उन्होंने वहीं से सीखा और वहीं से उनका लर्निंग हुआ। तो उन्होंने ये कंडीशन दे दी कि भाई अगर आपको सीखना है तो आपको नेचर से सीखना चाहिए। नेचर जो जैसा करता है नेचर, आप उसको अडॉप्ट करिए बस। आप देखिए कि जानवर जंगल में पानी पीने के लिए तालाब के किनारे जा रहे हो और पानी पी रहे हैं, तो आप भी पानी पी लीजिए, है ना। आप देख रहे हैं कि जानवर जो है वो दौड़ रहे हैं, तो आप भी दौड़िए, आप भी फिट रहेंगे। आप देखते हैं कि जो जितना दौड़ता है वो उतना फिट रहता है। ये चीजें, इसके बाद इनके जो समर्थक थे धीरे 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 बढ़ने लगे, और फ्रॉबेल है, फ्रॉबेल बहुत अच्छे माने जाते हैं कि रूसो के बाद किसी ने अगर प्रकृतिवाद को आगे बढ़ाया है तो वो फ्रॉबेल हैं आपके। ठीक है, और पेस्टोलॉजी को माना जाता है कि पेस्टोलॉजी भी प्रकृतिवाद के समर्थक हैं। ठीक है, इस तरह से काफी लोग हैं, अब बहुत सारे नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन अगर मेन बात करूं जो हम एजुकेशन में पढ़ते हैं तो उसमें रूसो है, ये फ्रॉबेल है, पेस्टोलॉजी है, और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा दर्शन है वो भी कहीं ना कहीं प्रकृतिवादी ही है। ठीक है, तो जो अगर आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा इंडियन ग्रेट थिंकर करके, तो वहां पर आप रविन्द्रनाथ टैगोर को देखते हैं कि वो प्रकृतिवादी दिखाई देते हैं आप, है ना। हाँ, और बताइए हेमंत सर, इस ऐसे ही कुछ पूछने जा रहे थे, कुछ और पूछने जा रहे थे आप? ना ना सर, यही और व्यवहारवाद व्यवहारवाद होता है सर ना। हाँ देखो, अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, प्रकृतिवाद अलग चीज है। प्रकृतिवाद तो दर्शन की विचारधारा है, ठीक है, एजुकेशनल फिलोसफी की विचारधारा है प्रकृतिवाद। साइकोलॉजी से कोई संबंध नहीं है उसका। ठीक है, डायरेक्ट लिंक साइकोलॉजी से नहीं है। साइकोलॉजी की जो आइडियोलॉजीज हैं उसमें सबसे पहले हम बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद, जो कि विलियम वुंट ने दिया था। दूसरा फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, जो कि विलियम जेम्स ने दिया था। विलियम वुंट को
विलियम वुंट को हम फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं क्योंकि उन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लैब लगा करके ये बताया कि साइकोलॉजी साइंस है। विलियम जेम्स को हम फादर ऑफ साइकोलॉजी इन अमेरिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। और विलियम जेम्स जो है वो जॉन डीवी और थॉर्नडाइक के गुरु रहे हैं। जॉन डीवी और थॉर्नडाइक बहुत बड़ा नाम है, आप जानते ही। इसके बाद फिर आपकी व्यवहारवादी विचारधारा है जो कि बिहेवियरिज्म के नाम से हम जानते हैं। वॉटसन इसके फादर कहे जाते हैं, जेबी वॉटसन। फिर आपका है गेस्टाल्टिज्म, आप जानते ही हैं, वर्दीमियर को उसका जनक कहा गया है। बाकी कोफका और ये कोहलर भी इसके समर्थक रहे हैं। फिर है आपका साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषणवाद, वो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। फिर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो कि जीन पियाजे ने दिया है। तो इस तरह से विचारधाराएं जो है ये साइकोलॉजी की है, ठीक है सर। हाँ सर ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज की थैंक यू क्लास सर। में ये और करते हैं। ओके, थैंक यू, वेलकम। तो बाकी फिर थैंक यू वीडियो सर। आपको सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी रहें जो हिंदी पढ़ने वाले हैं।